आज हम लोग यूनिट 4 केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंदर कुछ कंटेंट्स हैं जिनको आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, उसके बाद है डेफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ फ्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम ताप शक्ति को उत्पन्न करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है उसे ईंधन कहते हैं। आज खपत होने वाली ऊर्जा का अधिकांश भाग ताप ऊर्जा के रूप में होता है। ताप शक्ति के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। वर्तमान समय को देखा जाए तो हम काफ़ी हद तक ताप शक्ति पर निर्भर हैं, अतः हम ताप शक्ति के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। डेफिनेशन की बात करें, इसके अंदर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या है, वे पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर अच्छी मात्रा में ऊष्मा दें और इस ऊष्मा का उपयोग किसी कार्य में किया जा सके, ऐसे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अर्थात कोई सबस्टेंस है, कोई पदार्थ है जिसको हमने वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। जो प्राप्त ऊष्मा है उसका उपयोग यदि हम घरेलू या औद्योगिक में किया जाए, डोमेस्टिक यूज या इंडस्ट्रियल यूज किया जाए, तो ऐसे पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं। ईंधन को जब ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें करवाने पर रिएक्शन के उत्पाद के साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिससे ताप व प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं, कंबशन कहते हैं। ईंधन को कंबस्टेबल सबस्टेंस भी कहते हैं, दाह्य पदार्थ भी कहते हैं। अब बात करें इसके संगठन के लिए, कंपोजिशन या संगठन के लिए, तो इसमें मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वेपराइज वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो पहले 3 अवयव है, ये जब इनको जलाया जाता है तो हमें ताप ऊर्जा के रूप में ताप प्राप्त होता है। अब बात करें यदि हम इनको विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करें तो सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले ईंधन में जो प्राप्त होने वाले कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वेपराइज वाटर का संगठन समान हो, यह संभव नहीं है। सब में अपने हिसाब से अलग अलग तरीके का कंपोजिशन मिलता है। वर्गीकरण की बात करें, यहाँ पर हम वर्गीकरण के अंदर अवस्था के आधार, भौतिक अवस्था के आधार पर हम ईंधनों को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। और नेचर से प्राप्त होने पर एवं प्राकृतिक रूप से एवं कृत्रिम रूप से भी इनको 2 भागों में और विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक को प्राइमरी ईंधन कहते हैं और अप्राकृतिक को हम सेकेंडरी ईंधन भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक तो ज्वलन ताप होता है। तो ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी ईंधन को जलाने पर क्रियाशील दहन प्रारंभ हो जाए, अर्थात हमने किसी इंजन के अंदर ईंधन को डाला और वह न्यूनतम ताप, वह ताप जिस पर उसमें क्रियाशील दहन प्रारंभ हो जाए, जिससे उसमें फिर स्वतः ही दहन होता रहे, उस ईंधन का ज्वलन ताप कहलाता है। अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप कम होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। एक होता है फ्लैश पॉइंट, किसी द्रव ईंधन का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह पर्याप्त मात्रा में इतनी वाष्प देता है जो वायु के साथ मिलकर विस्फोटक हो जाता है, उसे स्फुरांक ताप कहते हैं। जब किसी ईंधन का चयन करते हैं तो ध्यान रखा जाता है कि जो उसका स्फुरांक ताप या फ्लैश पॉइंट ताप होता है वो कार्य क्षेत्र के ताप से अधिक होना चाहिए, जिससे सुरक्षा बनी रहे, विस्फोट होने की संभावना कम से कम हो। और तीसरा है ईंधन का ऊष्मीय मान।
ये क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का गुण है। इकाई मात्रा के ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा के मान को उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। इसकी 3 अलग अलग यूनिटों द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। कैलोरी प्रति ग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति पाउंड। इसके अलावा इसके 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया, उच्चतर कैलोरी मान हायर कैलोरीफिक वैल्यू और निम्नतर कैलोरी मान निम्न लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं और परिचय के बारे में या इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की भांति ईंधन भी ऊर्जा का मुख्य साधन है। अतः ईंधन वह पदार्थ है जो वायु या ऑक्सीजन में जलकर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर लकड़ी, कोयला, पेट्रोल इत्यादि ईंधन के रूप में हो सकते हैं। यदि इसकी परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन ऑफ फ्यूल, वे पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर अच्छी मात्रा में ऊष्मा दे, अच्छी मात्रा में ऊष्मा दे, और जो ये प्राप्त ऊष्मा है इसको किसी कार्य के लिए उपयोग किया जा सके, ऐसे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। कौन से पदार्थ? जो ऑक्सीजन और वायु की उपस्थिति में जलकर अच्छी मात्रा में ऊष्मा देते हैं, और जो ऊष्मा प्राप्त ऊष्मा है इस ऊष्मा का उपयोग किसी भी कार्य में किया जा सके, ऐसे पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं। ईंधन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे दहन कहते हैं, कंबशन कहते हैं। ईंधन का जलना कंबशन कहलाता है या दहन कहलाता है। इस क्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अतः कंबशन जो रिएक्शन होती है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन जलता है और जलने के साथ प्रोडक्ट के साथ में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं, अर्थात ये एक ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होती है। अतः ईंधन वे दाह्य पदार्थ हैं जिनमें मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है, जो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कंबशन की क्रिया के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा या ऊर्जा। और इसमें इस दह पदार्थ में सबसे ज़्यादा क्या मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। और जो कार्बन होता है यह वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा ताप एवं प्रकाश के रूप में होती है। जो ये ऊष्मा प्राप्त हुई है हमें, ये किसके रूप में होती है? या तो ये ऊर्जा ताप या प्रकाश के रूप में होती है। इस ऊर्जा या ताप शक्ति का प्रयोग औद्योगिक या घरेलू कार्यों में किया जा सकता है। जब हम ईंधन को जलाते हैं, जलाने से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को हम या ताप शक्ति को तो या तो हम औद्योगिक कार्यों में लेते हैं या घरेलू कार्यों में उसका उपयोग किया जाता है। ईंधन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उत्पाद प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कार्बन व ऑक्सीजन मिलकर CO2 प्लस ऊर्जा का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन व वाटर मॉलिक्यूल मिलकर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस ऊर्जा का भी उत्सर्जन करते हैं। ईंधन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व जल वाष्प में मिलकर बना होता है। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त ईंधन में इन अवयवों का जो प्रतिशत होता है वो अलग अलग हो सकता है। किसका? कार्बन का, हाइड्रोजन का, सल्फर का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का व जल वाष्प के जो अलग अलग स्रोतों से जब हम प्राप्त करते हैं तो इनका प्रतिशत अलग अलग हो सकता है। अब बात करें हम ईंधन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। ईंधन को उसकी प्राप्ति व भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किसके आधार पर? तो प्राप्ति, कि ये नेचर से प्राप्त हुआ है या फिर इसमें हमने इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस किए हैं या इसको बनाया गया है। और एक है भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर तो हमेशा हम जब भी पदार्थ को हम क्लासिफाइड करते हैं तो ठोस, द्रव, गैस 3 भागों में भौतिक अवस्था के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया जाता है। कौन कौन से में किया जाता है? भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव व गैस अवस्था के रूप में इसको क्लासिफाइड किया जाता है। और प्राप्ति के आधार पर यदि बात करें तो या तो ये प्राकृतिक होगा या ये कृत्रिम होगा। प्राकृतिक को प्राइमरी भी कहते हैं, नेचुरल या प्राइमरी, और द्वितीय कृत्रिम को द्वितीय ईंधन या आर्टिफिशियल या सेकेंडरी फ्यूल भी कहते हैं। प्राथमिक के अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं लकड़ी, कोयला, पेट्रोल इत्यादि आते हैं, और कृत्रिम के अंदर जो आता है डीजल, केरोसिन, तेल, गैसें इत्यादि इसके अंदर आती हैं।
आपने देखा ईंधन को हमने प्राप्ति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है और भौतिक अवस्था के आधार पर इसको तीन भागों में विभाजित किया है। भौतिक अवस्था में देखो ये ठोस, द्रव्य, गैस के रूप में होता है, जबकि प्राकृतिक प्राप्ति का दर प्राकृतिक व कृत्रिम रूप से होता है। इनको भी आगे तीन भागों में विभाजित किया गया है। जैसे ठोस के एग्जाम्पल कौन कौन से, लकड़ी, कोयला, पीट। द्रव्य का कौन कौन सा है, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा तेल, और गैस के रूप में प्राकृतिक गैस। इसके अलावा कृत्रिम की बात करें, ये भी ठोस, द्रव, गैस में विभाजित किया होता है। ठोस के अंदर कोक, चारकोल होता है। द्रव के अंदर केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, संश्लेषित गैसोलीन। द्रव के अंदर बायोगैस, तेल गैस, जल गैस और कोल गैस होती है। ये इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब बात करते हैं ईंधन के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कई बार एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि फ्यूल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी रहें। जैसे बात करें, सबसे पहले बात करें ईंधन का ऊष्मीय मान, जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो उच्च होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब ईंधन को जलाया जाता है, जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है, उस ऊष्मा के मान को ही कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जलाने पर जितनी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ईंधन उतना ही अच्छा माना जाता है। ईंधन का ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए। क्या होता है, जब हम ईंधन को इंजन के अंदर डालते हैं तो उसको जलने में एक समय लगता है। एक समय के बाद वो जलता है और जलने के बाद वो स्वतः ही जलने लग जाता है। तो जो डालने और जलने के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं ज्वलन ताप। तो ये जितना कम होगा ईंधन इतनी जल्दी ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इंजन में डाला और ऊर्जा उत्पन्न करेगा। यदि वो टाइम लेगा तो ऊर्जा उत्पन्न करने में समय लगेगा। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो ईंधन हम इसके अंदर यूज ले रहे हैं वो जलने की गति उसकी समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक बार तो बहुत जल्दी जल्दी जल रहा है और फिर बाद में धीरे धीरे जल रहा है। तो उसकी जो जलने की क्षमता है एक समान होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो ऊष्मा ताप या ऊर्जा प्राप्त होगी वो एक समान रूप से प्राप्त होगी, जिससे इंजन के अंदर या कंबशन चेंबर के अंदर अतिरिक्त दाब या ताप उत्पन्न नहीं हो। इसके दहन के बाद बचने वाली राख की मात्रा कम होनी चाहिए, अर्थात राख का फॉर्मेशन कम होना चाहिए। ईंधन के जलवाष्प की मात्रा भी कम होनी चाहिए। यदि जलवाष्प की मात्रा होगी तो वो जलने में परेशानी उत्पन्न करेगा, इसलिए जलवाष्प की मात्रा भी कम होनी चाहिए। ईंधन में अन्य वाष्पशील पदार्थों की मात्रा भी कम होनी चाहिए। ईंधन का संग्रहण व परिवहन आसानी से हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि कोई हमने ईंधन लिया, उसको संग्रहण करने में ज़्यादा परेशानी, आसानी से संग्रहित हो जाए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना हो तो वो आसानी से पहुंच जाए। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि उसको संग्रहण करने में कोई परेशानी हो, उसको एकत्रित करके रखने में, और एवं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में भी हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है नहीं हो, वो ईंधन अच्छे ईंधन माने जाते हैं। इसके अलावा सस्ता एवं सरलता से जलने योग्य होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो और सरलता से जलने में परेशानी करे, तो सस्ता एवं सरलता से जलने योग्य ईंधन होना चाहिए। ईंधन का ज्वलनांक उचित होना चाहिए तथा जलने समय कम धुआं निकलना चाहिए। यदि ठोस ईंधन काम में लाया जाए जैसे कोयला, तो यह समान आकार का होना चाहिए जिससे समान ताप प्राप्त हो सके। लगभग 11वें नंबर पॉइंट की बात करें हम इसमें, द्रव ईंधन का स्फुरंग ताप कार्य क्षेत्र के ताप से कम होना चाहिए। अब इसके दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट दो पॉइंट है। एक तो है ज्वलन ताप एवं स्फुरंग ताप होता है। इसके अंदर अगर फ्लैश पॉइंट की बात करें और इग्निशन टेम्परेचर की बात करें, सबसे पहले इग्निशन टेम्परेचर की बात करें, किसी ईंधन को जलाने पर वह न्यूनतम ताप जिस पर उसका क्रियाशील दहन प्रारंभ हो जाए, जिससे उसमें फिर स्वतः ही दहन होता रहे, ईंधन का ज्वलन ताप कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि हमने इंजन के अंदर ईंधन को डाला और डालने के बाद जो समय उसके बीच में का जो जलने में और डालने के बीच का जो समय होता है वो यदि जितना कम होगा, जो समय लेता है उसी को हम ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ये कम से कम होना चाहिए ताकि ईंधन सरलता से जल सके और कम समय में ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। स्फुरंग ताप की बात करें
किसी द्रव ईंधन का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह पर्याप्त मात्रा में इतनी वाष्प बनाता है जो वायु के साथ मिलकर विस्फोटक हो जाता है, उसे ईंधन का स्फुरांक ताप कहते हैं। अतः किसी द्रव ईंधन का स्फुरांक ताप उसके कार्य क्षेत्र के ताप से अधिक होना चाहिए। अब बात करते हैं ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। इसके साथ हम यहाँ पर इसकी यूनिट कौन कौन सी होती है, उच्चतर कैलोरी मान एवं निम्नतम कैलोरी मान, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एवं डुलोंग जो सूत्र है उसके माध्यम से हम ऊष्मीय मान को ज्ञात करने के लिए उस सूत्र के माध्यम से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।